हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट 17 करेंगे, तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है, तो इसका सही विकल्प होगा कर्नाटक। अगला है 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भू राजस्व प्रणाली आरंभ की थी, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? रैयतवारी। क्या हो जाएगा? रैयतवारी व्यवस्था। अगला प्रश्न है कि गंधार किला, माफ कीजिएगा, गंधार कला विद्यालय डैश कला से प्रभावित था, तो इसका सही विकल्प होगा यूनानी और रोमन। अगला है शोर मंदिर जो यूनेस्को विरासत स्थल है डैश राज्य में स्थित है, तो इसका सही विकल्प होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका सही विकल्प होगा तमाशा उत्तराखंड। तमाशा मराठी रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है जिसे गायन और नृत्य द्वारा चिन्हित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रश्न कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा क्रेडिट हमेशा उधारकर्ता को ऐसी स्थिति में धकेलता है जिसमें वसूली बहुत दर्दनाक होती है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने श्रमिकों को नौकरी खोजने में सहायता करने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप प्रस्तुत किया, तो इसका सही विकल्प होगा सोनू सूद। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है केंद्रीय बजट 2020-21 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन महत्वाकांक्षी भारत का घटक नहीं है, तो इसका सही विकल्प होगा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे राजनयिक संबंध। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो इसका सही विकल्प होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। अगला प्रश्न है कि मॉर्फिन को किससे निष्कर्षित किया जाता है, तो इसे किया जाता है अफीम से। अगला है कि पीवी सिंधु ने किस वर्ष में पहली बार महिला बैडमिंटन विश्व महासंघ की रैंकिंग के शीर्ष 20 में स्थान प्राप्त किया, तो इसका सही विकल्प होगा 2012। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना प्रारंभ की थी, तो इसका सही विकल्प होगा 2000 में। अगला है कि औरंगजेब के निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च श्रेणी के रईसों को उनके द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की गई थी, तो इसका सही विकल्प क्या होगा? जय सिंह और जसवंत सिंह के द्वारा। अगला है कि प्रसिद्ध काव्य संकलन मधुशाला डैश द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही विकल्प होगा हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में डैश में आयोजित किया गया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बंबई, अब का मुंबई। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि सम्राट शाहजहां द्वारा निम्नलिखित में से किसका स्थापना नहीं कराई गई थी, तो इसका सही विकल्प होगा हुमायूं का मकबरा दिल्ली। हुमायूं के मकबरे को उनकी पहली पत्नी बेगा बेगम यानी कि हाजी बेगम ने 1569 से 70 में बनवाया था। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा है कि अगस्त 2020 में डैश को मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सत्यपाल मलिक। यहाँ पे राज्यपाला हो गया, इसे राज्यपाल पढ़िएगा, ये ल आकर है ना, इसे भूल जाइए। अगला निम्नलिखित में से किसके द्वारा शर्लक होम्स नामक चरित्र का शर्लॉक सृजित किया गया था, तो इसका सही विकल्प होगा आर्थर कॉनन डॉयल। अगला है कि मानव शरीर क्रिया विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब मुख्य रूप से दृश्य सूचना से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प आइए लगा देते हैं। क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प? पश्चकपाल। अगला है कि भारत के संविधान का भाग 17वां अनुच्छेद 343 से डैश तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 351। यानी भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 शामिल है। अगला प्रश्न है कि 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भाजपा शासित राज्य है, तो इसका सही विकल्प होगा आंध्र प्रदेश।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो इसका सही विकल्प होगा हाजीरा। क्या हो जाएगा? हजीरा। अगला प्रश्न है कि भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है? तो इसका सही विकल्प होगा राष्ट्रपति द्वारा। अगला है कि 1983 के पुरुष विश्व कप क्रिकेट फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मोहिंदर अमरनाथ। अगला प्रश्न पे चले, कह रहा है कि मारिया ट्रेंच यानी कि मेरियाना ट्रेंच के बारे में कह रहा है। मारिया ट्रेंच में, ट्रेंच डैश में है, कहाँ पे है मेरियाना ट्रेंच? ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रशांत महासागर में है ये। मारियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि अगस्त 2020 तक राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए व्यक्तिगत करदाताओं द्वारा किए गए योगदान के लिए डैश तक अतिरिक्त कटौती उपलब्ध है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 50,000 रुपए। ठीक है। अगला है कि टेनिस के संधिवृ में स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किसकी राष्ट्रीयता है? तो इसका सही विकल्प होगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ग्रास होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए? ग्रास, ग्राफ है, ग्राफी है, माफ कीजिएगा। अगला निम्नलिखित में से किस राजा को आंध्र भोज की उपाधि प्रदान की गई थी? तो आंध्र भोज कृष्णदेव राय। अगला है अगस्त 2020 तक निम्नलिखित में से कौन नागालैंड के मुख्यमंत्री थे? तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। कौन? नेफ्यू रियो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन यू कैन विन नामक पुस्तक के लेखक है? यू कैन विन यानी कि इसका सही उत्तर होगा शिव खेरा। कौन? शिव खेरा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक वैधानिक निकाय है? वैधानिक निकाय है NHRC। कौन? NHRC। इसका मतलब है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं स्वायत्त सार्वजनिक निकाय, जिसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 28 सितंबर 1993 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो गलत सुमेलित इसमें कौन है? मिर्जा मोहम्मद कासिम शाहजहांनामा। देखिए यहाँ पे शाहजहांनामा 17वीं शताब्दी में इतिहासकार इनायत खान द्वारा लिखा गया था। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा बनास नदी डैश नदी की एक सहायक नदी है? तो बनास नदी जो है चंबल की एक सहायक नदी है। अगला है कि जून 2020 में दामोदर की स्थिति के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत सरकार द्वारा सिक्कों की ढलाई की जाती है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्या? अलीपुर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अब आइए इस गलत युग्म को पढ़िए। यहाँ पे वर्षन समुद्र की ओर धीरे से ढलान वाली भूमि की एक पट्टी है, जबकि इसका सही विकल्प होगा, क्या कहना चाहिए इसे? वर्चन एक अर्धचंद्राकार टीला, यह मुख्य रूप से एक दिशा से हवा की क्रिया द्वारा निर्मित होती है। सबसे आम प्रकार के टीलों में से एक यह दुनिया भर के रेतीले रेगिस्तान में होता है। अगला कि हवा में चलाए जाने पर मैग्नीशियम की पट्टी चमकदार डैश ज्वाला के साथ जलती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा सफेद पट्टी के साथ। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि टैक्सोनॉमिक अध्ययन मौलिक समानता वाले व्यक्तिगत जीवों के एक समूह को डैश के रूप में मानते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा प्रजातियां। अगला वेल डाउन पंपास शब्द डैश से संबंधित है? ये सभी किससे संबंधित है? ये घास के मैदानों से संबंधित है। अगला है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही विकल्प होगा इसका समय के साथ जीवन यापन व्यय में परिवर्तन की निगरानी हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही युग्म होगा जलवायु क्रिया लक्ष्य 13। आगे की ओर चलेंगे अगला प्रश्न पे। करा निम्नलिखित में से 2019 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इसका सही विकल्प होगा पीटर हैंडके। अगला मीथेन अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 4 होते हैं। कितने होते हैं? CH4, याद आ गया होगा। अगला है कि सेलुलर जेल जो अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है डैश में स्थित है? तो सेलुलर जेल जो है पोर्ट ब्लेयर में, कहाँ पे स्थित है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक नोटों पर उपबंध अंकित होता है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? मैं भुगतान करने का वादा करता
हूँ। ठीक है। अगला है कि 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने डैश ने सांप्रदायिक पुरस्कार यानी कम्युनल अवार्ड को घोषित किया, जिसमें दलित वर्गों, मुस्लिमों, यूरोपीय, सिखों, एंग्लो भारतीय और भारतीय मूल के ईसाइयों के लिए अलग अलग निर्वाचन मंडलों के प्रावधान किए गए थे। तो इसका सही विकल्प होगा रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान डैश में स्थित है। तो इसका सही विकल्प होगा पटियाला। अगला, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ 3 है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा टोकरियां। क्या हो जाएगा? टोकरियां। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस संगीतकार का संबंध असम राज्य से है? तो असम राज्य का कौन सा होगा? भूपेन हजारिका। ठीक है। अगला, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने 2020-21 के बाजार सत्र हेतु ग्रेड ए वाले धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य डैश निर्धारित किया है। कितना निर्धारित किया है? आइए विकल्प लगाकर कर देते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1888 रुपए। ठीक है। अगला है कि अगस्त 2020 तक भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य के स्वरूप पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 12। अब कौन कौन होगा बता देते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा, मणिपुरी मणिपुर, मोहिनीअट्टम केरल और सत्रिया असम। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। यहाँ से रीजनिंग्स का प्रश्न है, तो कलम कॉपी को उठाइए और फटाफट क्वेश्चंस को कीजिए। नीचे एक कागज को मोड़ने और उसे काटने का तरीका दर्शाया गया है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखाई देगा? ध्यान से कीजिए। इसका सही विकल्प 2 आएंगे। ठीक है। पहले इसको इधर खोलिएगा, फिर इसको इधर खोल लीजिएगा। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि एक ही गैर मानक पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है। विकल्प में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर M वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होंगे। अब आपसे पूछा है M वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पे पूछा है, तो इसको हम पहले क्या कर लेंगे? कॉमन करेंगे और इसको क्या कर लेंगे? बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें कॉमन कौन सा होगा? हम किन्हीं 2 ही पासाओं को हम कॉमन करके लिख सकते हैं। ठीक है। और पूछा क्या है? M वाले फलक के विपरीत फलक पे हमसे पूछा है। तो चलिए यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे। इस वाले में से कौन से वाले में से कर ले? कहीं पे कॉमन दिख रहा है, ये दोनों पासे को हम कॉमन करेंगे। ठीक है। M वाले फलक के विपरीत फलक पे यहाँ पे O कॉमन हो जाएगा, O। तो हम यहाँ पे O और यहाँ से क्लॉकवाइज चल लेंगे तो O के बाद M आ जाएगा, M के बाद क्या आ जाएगा? N आ जाएगा। ठीक है। N आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए ये O के बाद L आएगा, ये O के बाद L और L के बाद क्या आ जाएगा? J आ जाएगा। यानी कि M का विपरीत हमें L मिल गया। क्या मिल गया? M के बाद M, यहाँ पे O के L मिल गया मेरे दोस्त। क्या मिल गया? हमें L मिल गया। यानी विकल्प 2 सही। विकल्प 2 सही। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदला जाना चाहिए? अब ध्यान से विकल्प 2 को रख दीजिए। इसका 79 बराबर 79 आ जाएंगे। अगला है कुट भाषा में मार्केट को GPIZN के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में रिटेल को क्या लिखा जाता है? तो रिटेल को करना है। आइए हम पहले मार्केट का कर दे तो आप रिटेल का कर लेंगे। जैसे M है, उसके बाद क्या है? ARKET, यही है ना। उसके बाद क्या दिया गया? GB, ये G है। ठीक है। GBPIZ और N, यही है ना। अब देखिए ये जो T है, T जो है G का क्या है? G का क्या है? विपरीत है। T G का विपरीत हो गया, E V का विपरीत है, K P का विपरीत है, R I का विपरीत है, A Z का विपरीत है, M N का विपरीत है। सेम इसी प्रकार से रिटेल का कर लीजिएगा तो आपका उत्तर जो है कौन आ जाएंगे? ORZGBI। ठीक है। आगे की ओर चलिए। कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको नहीं दी गई है। ध्यान पूर्वक कीजिएगा। विकल्प इसका 1 आ जाएंगे। 1 इसका क्या होगा? परम सत उत्तर होगा। अगला है कौन सी विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? ध्यान से कीजिएगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएंगे? विकल्प 4। जैसे मेरा कहने का मतलब जहां तक मध्य जो डिजाइन का स्तंभ है
ये क्या कर रहा है, प्रश्न नियम जो है 1 बराबर 3 और 3 बराबर 5 और 2 बराबर 4 पर आधारित है। प्रत्येक अगली आकृति में अन्य 4 डिजाइनें 90 डिग्री क्या कर रही है, दक्षिणावर्त दिशा में एक चरण आगे बढ़ती है तथा छायांकित डिजाइन जो है सफेद हो जाता है तथा उसका व्युत्क्रम होता है, यानी विकल्प इसका 4 ही सही होंगे। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब यहाँ पे आप इस प्रश्न को कैसे कीजिएगा, ये जो पहली संख्या है ये वाली संख्या के बारे में बात करें, 4 + 7 + 5 + 1 कर लीजिएगा, मिलेंगे कितना 17। ठीक है, अब नीचे वाले संख्या को कीजिए, जैसे इस वाले संख्या को हमें करना है तो क्या हो जाएगा 8 + 9 + 9 + 8, टोटल आपको 34 मिल गया, यानी 17 दूना 34। सेम उसी प्रकार से अगर आप विकल्प इसको करेंगे 5 + 2 + 3 + 6 ऐड कीजिएगा 16 आएंगे, 16 दूना 32 करा लीजिएगा तो सही विकल्प जो हमें 3 ही दिख रहा है, 8 8 3 24 8 चौके 32। ठीक है, आगे क्यों चलते हैं, कह रहा है एक ही गैर मानक पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, विकल्प में से उस संख्या का चयन कीजिए जो संख्या 6 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर होंगी। 6 वाले के विपरीत पूछा है आपसे, किसके विपरीत पूछा है, तो 6 वाले के विपरीत आपसे पूछ लिया है। हम इसमें से और इसमें से कॉमन करेंगे, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है और 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले में 3 के बाद क्या आएंगे 6, 6 के बाद क्या आएंगे 4, फिर इसमें 3 के बाद आएंगे, 3 के बाद क्या आएंगे 5 और 5 के बाद आ जाएंगे 2। पूछा 6 वाले के विपरीत तो क्या हो जाएगा 2, यानी विकल्प 2 जो होगा इसका 2 में 2 है, यानी 2 ही सही होना चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, इसका 5 आना चाहिए, क्या 3 का 6 का विपरीत पूछ रहा है ना आपसे, 6 का विपरीत 5 आना चाहिए, 5 ही तो है, ये 5 है ना, ये 5 है तो इसका सही विकल्प 2 हो जाए, 3 नंबर वाले हो जाएंगे क्योंकि 2 तो यहाँ है, 4 के विपरीत है तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा 6 का विपरीत 5। अगला, नीचे दिए गए वेन आरेख में आयत पुरुष क्रिकेटरों का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिभुज भारतीय का प्रतिनिधित्व करता है तथा वृत्त इंजीनियरों का प्रतिनिधित्व करता है, तो आरेख में दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं। आइए इसको करते हैं। आपसे क्या कहा गया था कि भारतीय पुरुष क्रिकेटर जो क्या यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कितने भारतीय पुरुष क्रिकेटर है जो इंजीनियर नहीं है, तो भारतीय पुरुष क्रिकेटर और क्या कह रहा है इंजीनियर नहीं है, तो ये 7 वाले पे ध्यान दीजिए, ये भारतीय पुरुष क्रिकेटर है लेकिन क्या नहीं है इंजीनियर, तो 7 इसका सही उत्तर होगा। आप कॉपी कलम पे इसको लिखकर भी बना सकते हैं। अगला है अमीटर का जो संबंध धारा से है एनीमोमीटर का वही संबंध डैश से होगा, किससे होगा, इसका हो जाएगा वायु की गति, क्या हो जाएगा वायु की गति। अगला है कि निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब यहाँ पे 11 में हम कितने ऐड कर देंगे 4, हमें मिलेंगे 15। ठीक है, अब इस 15 में हम कितने ऐड कर देंगे 8, दुगना हो रहा है ना, दुगना हो रहा है तो ये हो गया 23, और फिर 23 में हम इसका दुगना 8 का दुगना करेंगे 16 ऐड करेंगे, हमें मिलेंगे 39 जो विकल्प 4 में। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलिए। अगला प्रश्न है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। उभयचर है, बंदर है और क्या है मेढक, उभयचर बंदर और मेढक है, तो हम क्या कर लेंगे बड़ा सा सर्किल के अंदर डाल देंगे उभयचर को, उसके अंदर मेढक और बंदर अलग हो जाएंगे, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा विकल्प 2। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता एक ग्राहक को 2 उत्पाद ए और बी बेचता है। उत्पाद ए पर वह 20% का लाभ कमाता है जिसका क्रय मूल्य 80 रुपये है, जबकि उत्पाद बी पर क्रय मूल्य के 20% की हानि होती है जिसे उसने 80 रुपये में बेचा। इन 2 उत्पादों पर कुल मिलाकर उसे कितना हानि या कितना लाभ हुआ आपसे पूछा है, तो हम करेंगे ए का उत्पाद पहले ज्ञात, यानी कि 20 बटा हम करेंगे 80 और गुना करा 20 बटा हम करेंगे 100 माफ कीजिएगा और गुना कर देंगे 80 से गुना करेंगे, यहाँ पे 80 लिखना चाहिए मैं। अब यहाँ पे 10 से 10 10 से 10 8 दूना 16 आ जाएंगे, इसका 16 रुपये। अब उत्पाद बी का क्रय मूल्य, ए का तो 16 रुपये हो गया, बी का कितना हो जाएगा 80
बटा 100 और गुने का x बराबर हम लिख देंगे 80। ठीक है, तो हम x बराबर लिख सकते हैं 100 गुने 80 और बटा में लिख सकते हैं 80। तो 80 से 80 से 80 यानी 100 रुपये b का उत्पाद हो गया। अब आइए हम क्या कर लेंगे, उत्पाद b पर हानि, तो 100 माइनस 80 करेंगे, मिलेंगे कितने 20 रुपए। तो कुल मिलाकर उसे हानि कितनी की हुई, तो 20 माइनस आप 16 कीजिएगा तो इसे 4 रुपए की हानि हो गई। भाई साहब कितने की हो गई हानि, 4 रुपए की। अगला है कि कौन सी संख्या विकल्प आकृति निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब इसे ध्यान से देखिए, प्रत्येक अगली आकृति में एक वृत्त और बड़े वृत्त का एक भाग एक निश्चित पैटर्न के अनुसार छायांकित हो जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं, एक छोटा एक भाग यहाँ पे, इसमें 2 हुआ, इसमें 3 हुआ, इसमें बड़ा सा हो गया, इसमें पूरे के पूरे हो गया। तो अब आगे देखिए कोई ऐसा भाग होगा जो इससे भी अधिक काला होगा, तो विकल्प जो होगा 2 हो जाएंगे। आगे की ओर चल ले, अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का आकृति ए से है। तो आकृति ए से बी में वृत्त और वर्ग का एक एक भाग छायांकित हो जाता है। सफेद जो तारा दिखाई दे रहा है स्टार छायांकित हो जाता है तथा छायांकित तारा क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो इसका सही विकल्प मेरे अनुकूल और आपके अनुकूल भी, आइए यहाँ पे 4 वाला लगा लीजिए, विकल्प 4। एग्जाम्स में ऐसे ही रहता है भाई, ऐसे ही कीजिएगा इसे। अगला है कि कौन सी विकल्प आकृति पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब इसे पूरा करने के लिए तो हम पहले इस सर्किल को मिलाएंगे, पहले इस सर्किल को, फिर ये वाले सर्किल को, फिर ऐसे करके ऐसे। यानी एक वर्ग में आप एक छोटा सा वर्ग लीजिए, यहाँ पे एक गोल सा बनाइए। क्या बनाइए, एक गोल सा बनाना है आपको। यहाँ पे हम हल्का गोल बनाएं, उसके बाद ये बड़ा सा गोल, उसके बाद यहाँ से क्या आ जाएगा, बड़ा सा गोल आ जाएगा। और यहाँ से एक बीच से लाइन निकलेंगी, कहाँ से ना लाइन निकलेंगी, यहाँ से ऐसे करके एक लाइन निकलेंगी। ऐसा फिगर कहाँ पे दिख रहा है, आइए विकल्प में देखते हैं। तो ऐसा फिगर विकल्प 2 में दिख रहा है। किसमें, विकल्प 2, जैसा कि हम अभी बनाए थे। अगला है कि यदि ऊर्ध्वाधर दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब इस वाले प्रतिबिंब का सही दर्पण प्रतिबिंब विकल्प 2 होंगे, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से कर सकते हैं। अगला, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न विकल्प का चयन कर लीजिए। अब देखिए यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि एकत्रित होना अन्य 3 शब्दों से भिन्न है, क्योंकि एकत्रित होना को छोड़कर अन्य 3 शब्द जो है विस्तार दर्शाते हैं, जैसे बिखेरना, फैला देना, तितर बितर कर देना। लेकिन एकत्रित कर देना क्या, जमा करने के जैसा है। अगला प्रश्न है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। तो ये पहले हम इसको कर ले तभी तो विकल्प को कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 7 का स्क्वायर कर ऐड कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, टोटल हो गए 58। ऐसा ही विकल्प 2 में हम करेंगे। तो 3 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर और करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, विकल्प 2 सही। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सी विकल्प आकृति पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। ध्यान से देखिए, विकल्प 3 इसका सही उत्तर होता दिख रहा है। अगला है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कर लीजिए। इस भिन्न आकृति को चयन करना है। देखिए आकृति 2 को छोड़कर अन्य सभी आकृतियों में 4 अलग अलग डिजाइने हैं, जबकि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज और षष्ठभुज। लेकिन आकृति 2 में एक त्रिभुज जो और 2 चतुर्भुज एवं एक पंचभुज है। आकृति 2 में ऐसा ही हो रहा है, लेकिन अन्य सभी में देखिएगा किन्हीं न किन्हीं 2 जो है सामान्य हैं। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न को देखेंगे। कह रहा निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टरनेट कॉमन कीजिए, जैसे 7 से 28, 28 से अगली संख्या पे जाइएगा। मेरा कहने का मतलब 7 से 28 जाइएगा तो 21 का अंतर, और 28 से अगले में कितने का डिफरेंस चले जाइएगा, 26 का आप चले जाएं तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 54। कितने मिल जाएंगे, 54। अब यहाँ से 54 से हम अगर यहाँ से डिफरेंस लेंगे कितने में, 88 में, तो मिलेंगे हमें 34। ठीक है, 34।
34 मिल गया, 34 तो मिल गया हमें, ठीक है। और अगली यहाँ से अगली 100, यहाँ पे 126 भी है, ये जो यहाँ दिख रहा है यहाँ, इसको हम यहाँ लिख देते तो 126 में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 38 का हो जाएगा। फिर यहाँ से भी हम डिफरेंस निकाले तो कितने हो जाएंगे, 5। इसके बाद यहाँ से डिफरेंस निकाले तो 8, और उसके बाद यहाँ से डिफरेंस निकाले तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4। फिर यहाँ से डिफरेंस निकाल लीजिए तो कितने, प्लस का 3, और यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस का 4, ठीक है। तो ऐसा करके इस प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो विकल्प इसका 2 ही सही होगा। आगे की ओर चलते, कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो संबंध आकृति बी का आकृति ए से है। ध्यान पूर्वक देखिए इस प्रश्न को। तो आकृति ए से आकृति बी में दोनों डिजाइनें पलट जाती है। ये दोनों डिजाइनें क्या हो रही है, पलट जा रही है, ठीक है। ये देखिए इसका ज़्यादा डार्क वाला पार्ट ये पलटी हुई है, ये ऊपर वाला जो अधिक डार्क वाला पार्ट है ये नीचे पलटी हुई है। तो आप सी को भी डी के लिए पलट दीजिए और विकल्प कौन सा लगा लीजिए, इसके लिए आप विकल्प 4 लगा लीजिए। कौन सा, विकल्प 4। आगे की ओर चलिए और अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है आपसे प्रश्न, यहाँ से इसका सही उत्तर तो विकल्प 2 होना चाहिए मेरे अनुकूल। विकल्प 2 होगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, विकल्प 2। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। भिन्न आकृति इसका कौन सा है, ध्यान से देखिए। आकृति 4 को अगर छोड़ दे तो अन्य सभी आकृति जो है, अन्य सभी आकृतियों में 4 सफेद चतुर्भुज है और 6 छायांकित चतुर्भुज है। तो आकृति 4 में क्या है, 3 सफेद चतुर्भुज तथा 7 छायांकित चतुर्भुज हैं। तो इसलिए इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 4। अन्य में देख लीजिएगा आप लोग, वीडियो को पॉज करके अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बोलिएगा। उसको किसी भी डाउट को हम सुधार करने का कोशिश करेंगे, उसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगला है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति आपको बिल्कुल भी नहीं दी गई है। तो इसका सही उत्तर तो विकल्प 1 ही होंगे। आगे की ओर चलिए, यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन है। कॉपी कलम अगर अब तक ना उठाएं तो अब तो उठाना ही पड़ेगा। कह रहा है कि एक घड़ी को 2300 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। यदि वह वस्तु यदि वह उस घड़ी को 3231.50 रुपये में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता। अब घड़ी का क्रयामल कितना हो जाएगा, यानी हम निकालेंगे तो 2300 और गुने कर लेंगे 100, और यहाँ पे 20% की हानि मतलब 80 काटिएगा, मिलेंगे आपको 2800 कितना मिल जाएंगे, 2875, ठीक है, रुपए। जब विक्रयमूल्य कितना था, विक्रयमूल्य था 3231.50 रुपए। तो लाभ निकाल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3231.50 और माइनस हो जाएगा 2875, ठीक है। घटाइएगा, मिलेंगे 356.5 रुपए। अब लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 356.5 और गुने 100 करा देंगे और बटा में लिख देंगे हम क्या, 2875। काटिएगा, 12.4% उत्तर आएंगे, 12.4 जो विकल्प 1 में है। अगला है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 1012 मीटर है। इस मैदान की क्षेत्रफल एक आयताकार बगीचे के क्षेत्रफल के बराबर, जिसकी भुजाओं का अनुपात 14:11 है। बगीचे की बड़ी भुजा पाई का मान 22/7 निकाल लीजिए। और बड़ी भुजा है कितना, ये पूछा है आपसे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आगे और होगा, कुछ नहीं है, यानी बगीचे की बड़ी भुजा पूछ लिया है, क्या यही ने पूछा है। अब आइए इसे करते हैं, ठीक है, इसे करने का कोशिश करते हैं। वृत्ताकार मैदान की परिधि 1012 मीटर है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, 2 गुने 22/7 और गुने r और बराबर में 1012, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम r बराबर निकाले तो 1012 गुने 7 और बटा में क्या लिख लेंगे, 2 गुने 22। काटिएगा, आपको मिलेंगे 161। कितने मिलेंगे, 161 मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। पहले लिखिए कॉपी पे, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल बराबर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल। तो आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल कितना होगा, 14x गुने 11x
और बराबर हो जाएगा यहाँ पे वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई गुने 161 और गुने क्या हो जाएगा 161, यानी हम निकालना चाहे तो x स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 22 गुने 161 गुने 161 और बटा में हम लिखेंगे क्या 7 गुने 14 और गुने 11। काट पीट मचाइए, यहाँ से आपको मिलेंगे 529। कितने मिलेंगे x स्क्वायर बराबर 529 मिल जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर लिख रहे हैं x बराबर रूट अंडर 529 हो जाएंगे। अब बाहर निकालिएगा तो कितने का है 529, 23 का रूट हो जाएगा 529, तो 23 आ गया x बराबर 23 है। तो बगीचे की बड़ी भुजा कितनी है 14x है, तो x का मान कितना आया था आपका 23, तो 14 गुने 23 कर लीजिए, उत्तर आ जाएंगे 322 मीटर। 322 कहाँ पे है, विकल्प में देखिए, विकल्प एक इसका सही हो जाएगा। अगला है कि एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा गया, यदि 20% का लाभ प्राप्त होता है और उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 840 रुपये है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है, तो हम लिख सकते हैं 100 गुने 70/100, ठीक है 100 और बराबर 840 और गुने का क्या हो जाएगा 120 और बटा में 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 7x और बटा में 10 और बराबर हो जाएगा 1008। ठीक है, इसे कीजिएगा सॉल्व तो क्या आएंगे 1008 आ जाएंगे। अब अगले स्टेप पे चलते हैं इसे करने के लिए। जैसे x बराबर अगर हम निकालें तो 1008 और गुना 100 और बटा में हो जाएगा 7, काटिएगा 1440 आएंगे जो विकल्प एक में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि 55 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 53 किलोमीटर पर घंटा की चाल से विपरीत दिशा से चलकर आ रही एक दूसरी रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार करने में किस सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी ए की लंबाई रेलगाड़ी बी की लंबाई से 2.5 गुनी है, तो रेलगाड़ी ए एक पुल को 72 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई मीटर में कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मान लीजिए ट्रेन बी की लंबाई x, बी की लंबाई क्या मानेंगे हम x मान लेंगे। ठीक है, ट्रेन ए की लंबाई, ट्रेन किसकी लंबाई ए की लंबाई 2.5x, ठीक है 2.5। ठीक है, दोनों ट्रेन विपरीत दिशाओं में गतिमान रहता है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा 55 प्लस कितने हो जाएंगे 53, यानी टोटल कितना 108 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब 108 किलोमीटर पर घंटा को मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करेंगे, तो 18 कितने हो जाएंगे 108, 6 पचे 30 मीटर पर सेकंड आ गए, कितने 30 मीटर पर सेकंड। अब मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोनों ट्रेन की कुल लंबाई, तो 2.5x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 3.5x हो जाएंगे। अब दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, तो हम लिखेंगे 3.5x बराबर 30 गुने 21, यानी टोटल कितने हो जाएंगे x बराबर निकालेंगे तो x गुने 21 और बटा में कितना 3.5, काट पीट मचाइए 180 आ जाएंगे। ठीक है, 180 मीटर। अब ट्रेन ट्रेन ए की लंबाई बराबर लिखेंगे, ट्रेन ए की लंबाई बराबर 2.5 गुने 180, कितने 180 यानी 450 मीटर। ठीक है, तो यदि पुल की लंबाई y मीटर हो तो y प्लस 450 बराबर ट्रेन ए की चाल गुने समय कर दें हम। मेरे बात को फिर से सुन लीजिए, यदि पुल की लंबाई बराबर y मीटर हो तो हम क्या करेंगे y प्लस 450 बराबर ट्रेन ए की चाल गुने समय, जैसे कि y प्लस 450 बराबर 55 गुने 5/18 और बटा 18 गुने क्या हो जाएंगे 72। ठीक है, अब इसे कीजिए तो y बराबर हम लिख सकते हैं 450 और इसे सॉल्व कीजिएगा, इस वाले पार्ट को ये वाले पार्ट को सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेंगे 1100। कितने मिलेंगे 1100। अब y बराबर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा y बराबर 1100
और माइनस 450 यानी 650 आएंगे, जो 4 वाले विकल्प में निहित है। अगला है कि सविता अपनी मासिक आय का 8% एक धर्मार्थ न्यास को दान करने का निर्णय लेती है। ये निर्णय लिख दिया है, निर्णय लेती है। दान के दिन वह अपने निर्णय को बदलते हुए 2880 रुपये की धनराशि दान करती है, जो दान के लिए पहले से निर्धारित राशि से 20% कम है। उसकी मासिक आय रुपए में कितनी है? अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि सविता की मासिक आय 100, तो दान दी गई धनराशि कितना है 2880, तो हम लिख सकते हैं 100 गुने 8/100 और गुने 80/100, ठीक है, और बराबर कर लेंगे 2880, ठीक है, 2880 यानी कि 100 गुने 8/100 और गुने 4 कितने 5 और बराबर लिख सकते हैं 2880, ठीक है। अब आगे चलते हैं, x बराबर निकाल लें, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2880, ठीक है, और गुने 100 और गुने 5, ठीक है, गुने 5 और बटा में हो जाएगा 8 गुने 4, काटपीट मचा दीजिए 45,000 आएंगे, जो विकल्प 3 में निहित है। अगला है कि 1400 और 1800 के बीच एक वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 8 और 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि x को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? अब ये पहले ना 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप? एलसीएम मिलेंगे आपको 360। कितने मिलेंगे? 360 मिल जाएंगे। और ये 360 में अगर आप 4 से गुना करा दे, जैसे कि 1400 एवं 1800 के बीच भाज्य संख्या निकालना है, तो 360 में 4 से गुना कराएंगे, मिलेंगे हमें कितना 1440। कितने मिलेंगे? 1440। तो संख्या x बराबर क्या हो जाएगा 1440 प्लस 3 यानी मिलेंगे कितना 1443। और 1443 को हम भाग लगा देंगे कितने से 11 से, मिलेंगे शेष 2। इसका क्रमशः उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे और इस प्रश्न को अब आप लोग खुद ही कीजिएगा। इसका उत्तर आएंगे 23/20, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 13.1/3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी एक निकास पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 8 घंटे में भर जाती है। पाइप सी अकेले टंकी के 60% हिस्से को कितनी समय में खाली कर सकता है? मान लीजिए कि नल सी भारी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है जब तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1/10 प्लस 1/10 है मेरे दोस्त, 1/10 प्लस क्या हो जाएगा 3/40 और माइनस कर लेंगे क्या A1/x और बराबर कितना 1/8, ठीक है। अब आइए यहाँ पे तो 1/x बराबर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 3/40 और माइनस का हो जाएगा क्या 1/8। अब ये सभी का एलसीएम कराइएगा नीचे वाले पार्ट का, ऊपर लिख देते हैं समझने के लिए। 1/x बराबर 1/10 और प्लस क्या था 3/40 और माइनस का क्या हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पे इसका एलसीएम कीजिएगा, आएंगे 40। यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 10 चौके 40 तो 4, उसके बाद 40 एक ही मरतबे में तो यहाँ 3 हो जाएंगे और फिर यहाँ पे 8 पंजे 40 तो माइनस का 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2/40 यानी कि इसे लिखेंगे तो 2 एकम 2, 20 दूना 40 यानी 1/20। तो x बराबर क्या आ गया 20 घंटे। x बराबर 20 घंटे। तो टंकी का 60% भाग खाली करने में लगा समय निकाल ले, तो 20 गुने 60 और बटा में हो जाएंगे कितना 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 यानी 6 दूना 12 घंटे का समय ये लेंगे महानुभाव, यानी कि विकल्प 3 सही। अगला है कि 8000 की एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली R% ब्याज दर पर 3 वर्षों में 13,824 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी ब्याज दर पर 1.1/4 वर्ष में वह धनराशि कितनी हो जाएगी?
आइए इस प्रश्न को करते हैं। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100, उसका पावर क्या होता है, समय। यानी हम यहाँ पे लिखे तो 13,824, ठीक है, 24 बराबर लिख सकते हैं 8,000 और इंटू में 1 प्लस r बटा 100, और कितने वर्ष के लिए था, 3 वर्ष के लिए, तो ऊपर 3, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को सॉल्व कीजिएगा, कितने इसे सॉल्व कीजिएगा इस वाले पार्ट को, तो आपको हम यहीं पे सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएंगे r बराबर आपको r बराबर 1/5 और गुने 100, ठीक है। इसे काटिएगा तो 20% आएंगे प्रतिवर्ष, ठीक है। कितने आएंगे, 20% प्रतिवर्ष। अब आइए दर बराबर अगर 10%, कितने बराबर 10% प्रति छमाही हो जाए, यानी 20% तो छमाही कितने 10% होगा, तो समय 5/4 यानी कि 5/2 हो जाएंगे अर्धवर्ष। तो मिश्र धन निकाल लीजिए यहाँ का, तो 8,000 इंटू 1 प्लस 10 बटा कितना 100 का पावर, यहाँ पे इसका पावर 5/2, अर्धवार्षिक कह रहा था ना, अर्धवार्षिक यानी कि समय था इसका, अगर समय इसका 5/4 वर्ष था तो अर्धवर्ष कितना हो जाएगा 5/2। अब यही कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो 8,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस 10 बटा कितना 100 का पावर 2, यानी कि 1 प्लस 1/10 गुने हम लिख सकते हैं 1/2। अब आइए इसे आगे की ओर सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा लंबा था, इसका सही उत्तर यहाँ पे निकालेंगे। 8,000 गुने 11 बटा क्या हो जाएगा 10, और गुने 11/10, और गुने क्या हो जाएगा 21/20। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 10,164 आएंगे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। बेसिक रूप से करने के लिए थोड़ा समय लगता है, इसलिए कभी कभी हम सेशन को थोड़ा क्या कर देते हैं, सॉर्ट आउट करके क्वेश्चंस को कर देते हैं। कभी कभी स्टूडेंट्स को दिक्कत भी होती है, तो अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से प्रश्न को और कौन से टाइप के प्रश्न को हम ज़्यादा डिटेल में कराएं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बेहतर से लाभ हो। आइए प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 8 गुना है एवं शेषफल का 8 गुना है, यदि शेषफल 24 हो तो भाज्य क्या होगा। आपका ये प्रश्न यानी कि भाजक बराबर 9 गुने शेषफल कर लीजिए, तो यहाँ पे 9 गुने 24 बराबर क्या हो जाएगा 216। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर यहाँ पे भाजक और बटा में हो जाएगा 8 और बराबर में हो जाएगा 216/8 यानी कि 27। और भाज्य बराबर फार्मूला होता है भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल, भाज्य बराबर। तो हम इसे कैसे करेंगे भाज्य बराबर, तो यहाँ पे 27 गुने 216 और प्लस 24 और बराबर लिख सकते हैं, हम बराबर में लिख सकते हैं 5832 और प्लस 24। इसे कीजिएगा तो आ जाएंगे कितना 5856, कहीं दिख रहा है क्या, विकल्प 2 में। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 5808 रुपये और 5 वर्षों के बाद 7320 रुपये हो जाती है। उसी दर पर 8500 रुपये की धनराशि पर 4.2/2 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। आइए इसे करते हैं। 3 वर्षों का साधारण ब्याज 5 वर्षों का मिश्रण माइनस 2 वर्षों का मिश्रण, कॉपी पे लिखिए। 3 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर 5 वर्षों का मिश्र धन माइनस 2 वर्षों का मिश्र धन, ठीक है, इतना लिख लिए। अब लिखिए, हम लिखाते हैं डिस्प्ले पे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 7320 माइनस क्या हो जाएगा 5808 रुपये, यानी कि क्या हो जाएंगे 1512 रुपये, ठीक है, 1512 रुपये। अब 2 वर्षों का ब्याज, कितने वर्षों का ब्याज 2 वर्षों का, तो 1512/3 और गुने 2। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1008 रुपये आएंगे, कितने आएंगे 1008 रुपये आ जाएंगे। तो मूलधन बराबर कितने बराबर, मूलधन बराबर 5800, कितने सौ था 5808 और माइनस 1008 कीजिएगा, आएंगे आपका 4800 रुपये। कितने आ जाएंगे 4800 रुपये। तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 और बटा मूलधन गुने समय, यानी कि 1008 गुने 100, ठीक है, और बटा में हो जाएगा 4800, ये 4800 और गुने 2 काटिएगा 10.5% प्रतिवर्ष आएंगे। अब अगर दूसरी स्थिति में इसे करें तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। आइए इसे करते हैं, तो
तो ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे, 8500 कितने 8500 गुने 1400, और यहाँ पे दर कितना निकला था 10.5 प्रतिवर्ष निकला था। तो लिख देंगे हम 10.5 और बटा में 3 गुने 100। इसे कीजिए 4165 आएंगे, कहीं दिख रहा है, विकल्प 4 में है। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है आपसे प्रश्न कि 100 रुपए की एक धनराशि को ए बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्सों का अनुपात 3:5 तथा बी और सी के हिस्सों का अनुपात 4:7 होता है। यदि ए और सी के हिस्से के बीच 2001 रुपए का अंतर हो तो एक्स का मान कितना होगा। तो आप यहाँ पे पहले रेशियो का काम कीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी है, डी तक है ना, या सी ही तक है, सी ही तक है, ये सी तक ही है, ठीक है। क्या हो गया, ये लिख तो दिए थे बेटा रूप से ए बी सी, ठीक है। ए का कितना दिया है, ए का 3 दिया है, बी का कितना दिया है 5, फिर यहाँ पे बी और सी का देखिए 4 और 7 है, 4 और क्या है 7 है। तो आइए इस 4 और 7 को भी कर लिए। अब इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएंगे आपके रेशियो में, यानी 3 गुने 4 कीजिएगा तो 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ पे 5 गुने 4 कीजिएगा तो 20, और यहाँ पे कितना कीजिएगा 5 गुने 7 यानी कि 7 पंजे 35, कितने 35। तो यहाँ पे नया रेशियो क्या आ गया 12 रेशियो 20 रेशियो 35। अब ये सभी का अनुपातिक योग कीजिएगा, 20 + 12 + 35 कीजिएगा, टोटल आएंगे 67। यानी कि ए एवं सी के हिस्सों का अंतर कितना था 2001 रुपए था। तो यहाँ पे आया है कितना अनुपातिक योग 67 आया है, कितना आया है 67। तो हम लिखेंगे 35 - 12 ए और सी का, तो यहाँ पे 35 - 12 बटा 67 और गुना ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा x बराबर 2001, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 23x बटा 67 और बराबर 2001, यही ना। अब x बराबर हम निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे x बराबर निकालेंगे तो आएंगे कितना 2001 गुने 67 और बटा में आ जाएंगे 23, काट पीट मचा दीजिए 5829 आएंगे, जो विकल्प 2 में निहित है। अगला है कि एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल 3432 वर्ग सेंटीमीटर है एवं इसके आधार की त्रिज्या 26 सेंटीमीटर है। इसका आयतन घन सेंटीमीटर में कितना होगा, पाई का मान आप 22/7 ले सकते हैं, ये बोल दिया है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया है 3432, तो यह वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर कितना मिला है हमको 3432 मिला है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुने 26 और गुने एच बराबर 3432 है, कितने हैं 3432 है, ठीक है। तो हम यहाँ निकालेंगे एच बराबर, तो 3432 और गुने का हो जाएगा 7 और बटा में क्या मिलेंगे हमें 2 गुने 22 गुने 26, काटपीट मचाइएगा आपको यहाँ से मिल जाएंगे 21 सेंटीमीटर, कितने मिलेंगे 21 सेंटीमीटर यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। अब आइए बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी 26 गुने क्या हो जाएगा 26, ठीक है। और यहाँ पे एच कितना मिला था आपको, एच मिला था 21, 21 कीजिए और सभी को गुना कराकर लिख दीजिए 44,616 सेंटीमीटर, कहीं पे दिख रहा है 44,616, विकल्प एक ही तो है। अगला प्रश्न है कि एक समूह में व्यक्तियों की एक निश्चित संख्या का औसत भार 78 किलोग्राम है। यदि 4 व्यक्ति जिनका औसत भार 80.75 किलोग्राम है उस समूह से बाहर हो जाते हैं तो बचे हुए व्यक्तियों का औसत भार 77,725 किलोग्राम रह जाता है। प्रारंभ में उस समूह में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। अब समूह में व्यक्तियों की आरंभिक संख्या मान लीजिए x, ठीक है। और प्रश्न से कीजिएगा तो x - 4 और गुने करा दीजिए कितने से 77,000 कितना है 725 है, और प्लस करा दीजिए और लिख दीजिए 4 गुने कितना
80.75 किलोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे और बराबर लिख दीजिएगा 78 केजी, सॉरी 78x, माफ कीजिएगा 78x। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 77.725। ये दशमलव नहीं है, कॉमा है। 77,000 कितना, 77.25 है ये, कॉमा या 25 है, ये कॉमा ही है मेरे दोस्त। हमें तो लगता है ना कॉमा है या दशमलव मान के चलते हैं इसे। क्या मान के चलते हैं, दशमलव मान के चलते हैं। तो यहाँ हो जाएंगे 77.725, क्योंकि 77,000 इतना केजी तो ये ज़्यादा नहीं लग रहा। और माइनस लिख दीजिए 310.9 और प्लस 323 बराबर 78x। ठीक है, गुना करा के इतना आया था। अब घटने पे क्या हो जाएगा, 78 में से घटना था इसको। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे कितना, 78x माइनस 77.725x बराबर कितना आ जाएंगे, 12.1। ठीक है, अब आइए आगे करते हैं इसे। आगे करेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे 0 दशमलव, जब 78x में से 77.725 घटाए होंगे तो आपको मिलेंगे कितना, 0.275x बराबर 12.1। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 12.1 और बटा 0.275। अब इसे कीजिएगा, आएंगे 44। कितने आ जाएंगे, 44, विकल्प 2 सही। अगला है कि x की आय y की आय से 80% अधिक है एवं z की आय x एवं y की कुल आय की 60% है। z की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है, दशमलव के एक स्थान तक आप लिख लीजिए और बता दीजिए। तो y की आय मान लीजिए 100 रुपये, तो x की आय कितना है, 180। तो z की आय का x की आय से कमी प्रतिशत निकालेंगे। किसका, लिखिए कॉपी पे, z की आय का x की आय से कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 और प्लस 180। ठीक है, और यहाँ पे गुना में लिख लीजिए 60 और बटा में 100। ठीक है, तो आ जाएंगे आपका 100 प्लस 180 कीजिएगा तो 280। ठीक है, 280 और गुना यहाँ पे 20 दिया 60 और 20 पचे 100, यानी 3/5। इसे काटिए, 280 को 5 से काटिएगा, गुना कीजिएगा, आएंगे 168। ठीक है, तो जेड की आय का एक्स की आय से कमी प्रतिशत निकालना है। जेड की आय का एक्स की आय से कमी प्रतिशत कितना हो जाएगा, 180 माइनस 168 और बटा में 180 गुने 100। ठीक है, 180 गुने 100। अब यहाँ पे आ जाएंगे 120/80, काटिएगा तो मिलेंगे आपको क्या, 20/3 आएंगे, लगभग ये 6.7 होगा। ठीक है, विकल्प 1 सही। यहाँ से कंप्यूटर का प्रश्न है, कीजिए प्रश्न को। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कीवर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलता है। तो इसका सही विकल्प हुआ Ctrl+H। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है कि इंटरनेट के संदर्भ में FTP का पूर्ण रूप क्या है, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहीं पे दिख रहा है, विकल्प 1। अगला, निम्नलिखित MS एक्सेल सूत्र का परिणाम क्या होगा जब सम इंटू क्या 8/4/2 है और कॉमा 1 - 2/2 है। तो इसका सही विकल्प होगा 1। क्या हो जाएगा, 1 करके देखिएगा अगर आता होगा आप लोगों को तो। और एक बात और, अगर आप लोग का अगर मतलब क्लास करने का इच्छा हो तो कंप्यूटर्स का भी हम क्लास लेकर आने वाले हैं। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि हाँ सर, हाँ मेरे दोस्त, हाँ मेरे भाई, यानी हमें कहिएगा कि कंप्यूटर का भी क्लास ले आइए, तो बहुत जल्द ले आएंगे और 5 से 6 क्लास देंगे और फुल मैराथन देंगे। ठीक है, और ये अंकित भाटी सर का जो बुक है, उन्हीं का बुक से हम करा पाएंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि उनका बुक हम देखें खुद से, बेटर है बुक। तो या फिर आप लोग उससे लेकर पढ़ लें, या फिर अगर हम कराएंगे तो आप लोग कम से कम मतलब जितने भी अपने व्यूअर है या सब्सक्राइबर है वो कमेंट सेक्शन में हमें बताए कि कंप्यूटर्स का क्लास ले या फिर ना ले, यानी उसका सेशन चलेगा कि नहीं चलेगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, पहला यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा,
हो जाएगा फार्मूला वार। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को संग्रहित करता है? तो इसका सही विकल्प होगा क्लिपबोर्ड। क्या हो जाएगा? क्लिपबोर्ड हो जाएगा। अगला है कि जब आप एमएस एक्सेल सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी या दबाते हैं तो क्या होगा? तो इसका सही विकल्प होगा कर्सर ऊपरी सेल में चला जाएगा। कर्सर कहाँ चला जाएगा? ऊपरी सेल में चला जाएगा। अगला प्रश्न है कि एमएस वर्ड की एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा 1। अगला, सभी एक्सेल फंक्शंस फार्मूला टैब के तहत डैश में संग्रहित किए जाते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? फंक्शन लाइब्रेरी। क्या हो जाएगा? फंक्शन लाइब्रेरी। अगला है कि डैश हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। तो इसका सही विकल्प होगा ब्रॉडबैंड। क्या हो जाएगा? ब्रॉडबैंड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन असत्य है? आपसे पूछा है असत्य कथन। ठीक है, पहला कथन है कि एमएस वर्ड में एक टेबल में एक सेल भी हो सकती है। दूसरा कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 8 से कम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो दूसरा जो कथन है यही गलत है। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सेशन को ना अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र के साथ, बंधुओं के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और हर रोज मेरे साथ एक प्रैक्टिस सेट लगाइए ताकि एग्जाम्स में आप बेहतर स्कोर कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।